जय हिंद। नमस्कार। आज का वीडियो CUCET 2020 के उन सभी विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए जिन सभी का 27 अक्टूबर को प्रवेश परीक्षाओं का परिणाम आ चुका है। अगला स्टेप क्या होगा एडमिशन लेने का, उसको लेकर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था। कई बातों को लेकर उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और उसी वीडियो का दूसरा पार्ट यह है, क्योंकि एक वीडियो में सभी सूचना देना संभव मेरे लिए तो नहीं था, लेकिन आपके बहुत सारे सवाल आए थे, उसी के जद्दोजहद में उसका मुझे दूसरा पार्ट भी बनाना पड़ा कि जो मैंने इंस्ट्रक्शन आपको बताए थे पहले वीडियो में, शायद आप लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया या आपने वीडियो को स्किप करके देखा है। अगर आप वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखते तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती सवाल करने की, और मुझे भी ज़रूरत नहीं पड़ती सेकंड पार्ट को बनाने की। मैंने साफ साफ उसमें नियम भी बताए थे, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इंटरव्यू के लिए जाने के लिए या काउंसलिंग के लिए। लेकिन आप लोगों ने नहीं किया, कोई बात नहीं। ये मेरा दायित्व है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना, तो उसी वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए और इन्फॉर्मेशन जो नई अपडेट आए हैं कल रात्रि में और आज सुबह में 9 बजे के बाद में, उन लगभग 9 बजे अभी एग्ज़िट हो चुका है, अभी इन्फॉर्मेशन आए हैं, उसको लेकर कुछ नया अपडेट और काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस। और मैं लगभग जो 18 यूनिवर्सिटी हैं सभी के विषय में नहीं बता पाऊँगा। लगभग 2 से 3 घंटे का वीडियो मेरे लिए बनाना संभव नहीं है, स्वास्थ्य क्योंकि ठीक नहीं है, इसीलिए छोटा वीडियो होगा 10-15 मिनट का। और लगभग 4-5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूँगा, उनके काउंसलिंग प्रोसेस की बात करूँगा, फीस स्ट्रक्चर की बात करूँगा, और साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी मेरिट लिस्ट भी निकाल दी है, उसकी भी बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा काउंसलिंग के प्रोसेस को, और काउंसलिंग आखिर है क्या वह भी बताऊँगा। और साथ ही साथ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को एग्जामटेड का ऑफर था। एग्जामटेड का मतलब होता है कि जो बच्चे एमफिल या पीएचडी में अप्लाई करते हैं उनको एंट्रेंस से तो छूट मिल जाती है, उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो ऐसे विद्यार्थियों के भी सवाल आए थे, उनके भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब सिलसिलेवार तरीके से जिस यूनिवर्सिटी के विषय में मैं बताऊँगा, उस यूनिवर्सिटी को लेकर कोई सवाल हो मेरे द्वारा दी गई सूचनाओं को लेकर तो सवाल पूछिएगा। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी के विषय में मैंने नहीं बताया है वीडियो में, उसको लेकर सवाल से बचें तो मेरे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके विषय में इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आ रही है, ना ही पोर्टल पर आई है, ना ही उनकी वेबसाइट पर आई है। इसलिए आप भी कोशिश करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी यूनिवर्सिटी के विषय में, आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें। अब मैं बात करता हूँ एक एक करके यूनिवर्सिटी की जिसकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जिसका नया अपडेट आ चुका है। ये यूनिवर्सिटी है बहरामपुर में, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी का पूरा जो नाम है वह भी आप सुन लीजिए। ये 17 नंबर पे इसमें था, यूनिवर्सिटी का नंबर था, CUSET की वेबसाइट पे खोलेंगे KUBO करके इसका इन शॉर्ट था। बहरामपुर में इस यूनिवर्सिटी है। इसके विषय में काउंसलिंग का प्रोसेस का शेड्यूल आ चुका है। वैसे काउंसलिंग के प्रोसेस का शेड्यूल जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आया था 17 अक्टूबर को, उसके अगले दिन से ही आता था 18 अक्टूबर को आपका शेड्यूल भी घोषित हो गया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले वीडियो के पार्ट में कहा था कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी है अब रिजल्ट आने के बाद मेरे इंटरव्यू से पहले की वह आपको पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही मिलेगी। लेकिन आप लोग शायद जद्दोजहद नहीं करना चाहते हैं, पका पकाया खाना चाहते हैं, तो मेरी भी कोशिश है कि कुछ पकाने की कोशिश करूं। बहरामपुर यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग का शेड्यूल से पहले कुछ चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पूरा मैंने PDF का लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं बहरामपुर का पूरा शेड्यूल, क्योंकि हर बात को समझाना भी संभव नहीं है और हर बात को आपके लिए समझ पाना भी संभव नहीं है। तो पहली चीज़, जब आपने फॉर्म भरा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, आपने कुछ चीज़ों को फॉलो किया होगा, अपने डॉक्यूमेंट भी लगाए होंगे, फॉर्म भी भरा होगा, फीस भी जमा करी, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। वह चीज़ें CUSET पेंडिंग के लिए छोड़ देता है, उस समय शो ऑफ नहीं करता है, इंटरव्यू से पहले आपसे वो चीज़ें मांगता है। सबसे पहली चीज़, काउंसलिंग के लिए आवेदन करने की बहरामपुर की यूनिवर्सिटी में जो लास्ट डेट है वह है 27 अक्टूबर 2020। पहली चीज़ 27 अक्टूबर 2020। अगली चीज़ 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन आपने BA पास कोर्स से किया है या फिर आपने ऑनर्स कोर्स से किया है या कोई आपने डिस्टेंस से डिग्री ली है, ठीक है, ग्रेजुएशन की, तो इन सभी के अलग अलग मार्क्स बहरामपुर की यूनिवर्सिटी ने घोषित किए हैं। जैसे हायर सेकेंडरी के लिए आपको 5 अंक दिए गए हैं, सेकेंडरी के लिए 10 अंक दिए गए हैं, और साथ ही साथ ग्रेजुएट और ऑनर्स, अगर ग्रेजुएट एग्रीग्रेट है तो 10 हैं,
और ऑनर्स के लिए 4 अंक हैं। कोई डिस्टेंस ग्रेजुएशन की है तो उसका 1 अंक है। ये किस यूनिवर्सिटी का हर सिक्का अलग अलग हो सकता है, ये आप चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वह है परसेंटेज या वेटेज की। ध्यान रखिए, जो आपका रिजल्ट या स्कोर कार्ड आया है उसका वेटेज आपको 70% मिलेगा बहरामपुर की यूनिवर्सिटी में। और जो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड है जो मैंने आपको अभी बताया 1 मिनट पहले, उसका 30% आपको वेटेज मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रखें। और 27 अक्टूबर को, जो कि लास्ट डेट है काउंसलिंग के लिए और फीस डिपॉजिट करने के लिए भी, इसका ध्यान रखिएगा। इसी यूनिवर्सिटी की जो पहली मेरिट लिस्ट है वह आएगी 2 दिन के बाद 29 अक्टूबर 2020 को। इस बात का ध्यान रखिएगा। और 29 अक्टूबर को आने के बाद 29 नवंबर हाँ, आप ये एडमिशन ले लीजिएगा। इसके 1 महीने के बाद, 1 महीने का समय यानी कि 30 नवंबर तक का समय है आपके पास, जब आपको अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना है, एडमिशन ले लेना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी 10 नवंबर को। बहुत लंबा प्रोसेस है एडमिशन का इस यूनिवर्सिटी में, जिसकी मैं बता रहा हूँ। ये बहरामपुर की यूनिवर्सिटी है। केरला, राजस्थान, गुजरात की यूनिवर्सिटी पे ये नियम लागू नहीं होंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। दूसरी मेरिट आएगी इसमें, जो आएगी इसमें वो 10 नवंबर को आएगी। और उसका भी एडमिशन होगा जो 18 नवंबर तक होगा। ठीक है। और यदि ज़रूरत पड़ती है किसी और मेरिट की या किसी और सीट खाली होने पर, तो उसकी भी सूचना दी हुई है। उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी 19 नवंबर 2020 को। यह थी इसकी इन्फॉर्मेशन। और किस कोर्स की क्या फ़ीस है वह इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, आप वहां दे सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। सबसे पहली चीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के विषय में कुछ चीज़ों को जान लेना आपके लिए ज़रूरी है और वह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, यूनिवर्सिटी ने अपने किस कोर्स में कितनी सीटें हैं इसकी घोषणा भी कर दी है। अगर आपने फॉर्म भरते वक्त सीटें नहीं देख पाए थे, अब ध्यान से देख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी ने सीट भी बता दी है। और सीट जो बताई है वह एमएससी में बताई है, बीटेक में बताई है, बीएससी बीएड में बताई है, पीजी 1 ईयर कोर्स में एमए के कितनी सीट है, एम फार्मेसी में कितनी सीट्स हैं, एमएससी प्रोग्राम में कितनी सीट हैं, और उसके साथ साथ एमटेक, बीकॉम और पीएचडी प्रोग्राम में कितनी सीट है उसके विषय में भी बताया है। और केवल सीट ही नहीं बताई है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने, बल्कि ये भी बताया है आप सोच रहे होंगे ये मैं सीटों के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप काउंसलिंग के लिए आवेदन करेंगे या काउंसलिंग का जब रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म ओपन होगा, तब ये चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी। तब आप फिर प्रोस्पेक्टर खोलेंगे, वेबसाइट खोलेंगे, फिर आपको सीट नहीं पता होंगी। और सीट के साथ साथ क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उस कोर्स में एडमिशन की, उसकी भी डिटेल जानकारी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने अपनी वेबसाइट पर दी है। और जो सूचनाएं मैं बता रहा हूँ, इस सूचना यूनिवर्सिटी राजस्थान का सीट प्लस एलिजिबिलिटी का मैंने एक पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वैसे तो मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा सबका पीडीएफ लिंक दिया है, लेकिन आप केवल पीडीएफ लिंक देखेंगे और आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे आपके समक्ष, ऐसे टेक्निकली शब्द होंगे जो समझ में नहीं आएंगे, उन्हीं को समझाने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। तो अपनी सीट देख लीजिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में कोर्स के अकॉर्डिंग, और क्या उसकी योग्यता एलिजिबिलिटी है, इसको देखने के बाद ही काउंसलिंग के लिए आवेदन कीजिएगा। क्योंकि काउंसलिंग में भी एक फ़ीस रखी गई है, इस बात का भी आपको अंदाज़ा होगा। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने कुछ नियम भी बनाए हैं, क्योंकि आपने काउंसलिंग के लिए आवेदन कर दिया और उसके बाद आपके पास मेल या कॉल या फ़ोन नहीं आया इंटरव्यू के लिए या एडमिशन के लिए, फिर आप मुझे भी दोष देंगे कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को भी दोष देंगे। अपना दोष आप नहीं मानेंगे, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं उस कोर्स के लिए, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद ही काउंसलिंग के लिए आवेदन कीजिएगा। तो आपके मन में एक सवाल और आएगा कि जब हमने फॉर्म भरा था और हमने एंट्रेंस भी दिया है तो इसका मतलब हम योग्य हैं। सीयूसेट में यही थोड़ी उलझाने वाला प्रोसेस है कि एंट्रेंस के लिए तो वो सभी को एलिजिबल कर देता है, लेकिन इंटरव्यू के लिए क्या आप एलिजिबल हैं या एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, उसका एक अलग प्रोसेस है। इसलिए उस प्रोसेस को भी समझें और क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है किस कोर्स में, उसको देखिएगा। सीट कितनी है वह देखिएगा, आपका स्कोर कार्ड उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि स्कोर कार्ड के बाद अभी मेरिट
कितने पर बनेगी, एससी की कितनी, ओबीसी की कितनी, एसटी की कितनी, जनरल कितनी, यह घोषित नहीं की है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने सीट के साथ ही साथ एक फ़ीस का पूरा डिज़ाइन दिया हुआ है, ठीक है, कि किस कोर्स की कितनी फ़ीस रहेगी एनुअल की, उसके विषय में भी बताया है आपको साथ साथ। और साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे एडमिशन के वक्त या काउंसलिंग के वक्त या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त, उसका भी मैंने एक पीडीएफ का लिंक दिया है, उसमें आपको खोजना पड़ेगा, 10-12 पेज का है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो स्कोर कार्ड आया है उसको देना पड़ेगा आपको, ठीक है। मेडिकल फिटनेस का एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको। हो सकता है ये डॉक्यूमेंट्स आपसे काउंसलिंग के बाद मांगे जाएं ईमेल के माध्यम से, या एडमिशन लेते वक्त मांगे जाएं, लेकिन फिर भी ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। 10वीं 12वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ, और करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेंट सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से संबंध रखते हैं उसके सर्टिफिकेट यदि है उस कैटेगरी में, और PW सर्टिफिकेट, और जम्मू कश्मीर से यदि संबंध रखते हैं तो डोमिसाइल माइग्रेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और मेडिकल का और आपका स्कोर का, ये सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। जो भी सर्टिफिकेट आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग हो, उसको तैयार रखिएगा और उसको दीजिएगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में उसी पीडीएफ फाइल में जो मैंने दिया है, मैं यूनिवर्सिटी का नाम लिख दूंगा, उसके नीचे नोटिफिकेशन लगा दिया है मैंने, तो कोई दिक्कत नोटिफिकेशन को सर्च करने की नहीं आएगी आपकी, ठीक हो। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने एक डिक्लेरेशन का कहें या फिर अपनी सिक्योरिटी के लिए कहें, 2 पेज का एक फॉर्म अटैच किया है लास्ट में, ये 3 पेज का फॉर्म है, क्षमा कीजिएगा, पेज नंबर 8, 9 और 10 पे उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा और उसको भर के आपको जमा करना है। और साथ ही साथ में एक चीज़, क्योंकि काफ़ी चीज़ों को स्क्रीन पर देख कर बोलना पड़ रहा है, कैमरे पर नहीं देखा जा रहा, लेकिन मेरा ऑडियो बिल्कुल क्लियर होगा ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के विषय में जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे और तो वहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे, 3 ऑप्शन मिलेंगे कि क्या आप काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, मे बी का, ठीक है। और उसके बाद या ये ऑप्शन नहीं होंगे तो ऑप्शन ये भी हो सकते हैं, एक ऑप्शन होगा रिजेक्ट का, एक होगा अप्रूव का, और एक ऑप्शन उसमें होगा पेंडिंग अप्रूवल का। रिजेक्ट का, अप्रूव का और पेंडिंग अप्रूवल का, इनका मतलब समझ लीजिए कि आपने काउंसलिंग के लिए आवेदन कर दिया है, एंट्रेंस दे चुके हैं, स्कोर कार्ड आ चुका है, लेकिन जब आपके ईमेल पे या फ़ोन पे रिजेक्ट जैसा कोई मैसेज आएगा काउंसलिंग के लिए आवेदन करने के बाद, और इंटरव्यू से पहले या एडमिशन से पहले यदि रिजेक्ट वाला कोई आता है मेल या कॉल या मैसेज, तो समझिएगा कि आपकी योग्यताएं नहीं थी उस कोर्स के लिए, इसीलिए आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, आप रिजेक्ट हो गए हैं। यदि आपके पास मेल कॉल मैसेज आता है अप्रूव्ड के लिए, तो समझिएगा आपका साक्षात्कार के लिए चयन हुआ है या एडमिशन के लिए चयन हुआ है, आप योग्य हैं, अपनी योग्यताएं आपने पूरी साबित की है उस यूनिवर्सिटी में उस कोर्स के लिए। यदि तीसरा मेल या कॉल मैसेज आता है इस तरीके का कि अप्रूवल पेंडिंग, तो समझिए कि आपका नाम एडमिशन की प्रोसेस में वेटिंग लिस्ट में है, आपसे पहले योग्य उम्मीदवार और ज़्यादा हैं, उनके एडमिशन लेने के बाद यदि सीट खाली बचती है तब आपको एडमिशन मिलेगा, या कोई एडमिशन कैंसिल होता है अप्रूव वाली सीट पे तब आपको एडमिशन मिलेगा। अप्रूवल पेंडिंग का मतलब ये है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। इस चीज़ को आप ध्यान से सुन लीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा। एक और चीज़, जब आप काउंसलिंग के लिए आवेदन करेंगे उसकी भी एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी गई है। क्या उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, उसकी डिटेल में जानकारी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। अब हम साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने किस कोर्स में कितनी सीट है वो तो मैंने आपको बताया ही, यूजी के अंदर, पीजी के अंदर, एमफिल में, एमबीए में, बीटेक में, सॉरी एमफिल नहीं पीएचडी में, ये सब उसने बताया। और उस किस कैटेगरी में कितनी सीट है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, उसका भी मैंने एक पीडीएफ खोज कर आपके लिए डाल दिया है वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप देख लीजिएगा। यदि वीडियो और वीडियो की सूचना अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा और अपने जवाब भी करिएगा, डिसलाइक भी कर सकते हैं और अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बात करता हूं मैं आपसे यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की। जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने कहा कि वीडियो लंबा होगा इसलिए धैर्य हो और समझना हो तो देखिएगा, अपने काम की चीज़ आपको मिलती है तो सवाल जवाब भी कीजिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की बात करते हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की वेबसाइट पर खोलेंगे आपको उसके अंतर्गत
कई चीज़ें मिलेंगी। जैसे ही एक लाइन स्क्रॉल करती हुई जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के होम पेज पर, उसमें कई लिंक मिलेंगे। उसमें कई लिंक ओपन नहीं हो रहे हैं, सर्वर फेलियर बता रहा है, #040 का एरर दिखा रहा है, लेकिन कुछ लिंक ओपन हो रहे हैं। उसी में एक लिंक होगा प्रोविजनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, उसमें 2 लिंक है, लिंक 1 लिंक 2। तो लिंक 1 उसमें ओपन नहीं हो रहा है, लिंक 2 ओपन हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करेंगे, उसमें पूरा शेड्यूल दिया हुआ है काउंसलिंग का, MBA के स्तर का और UG के स्तर का। और इसका भी सुन लीजिए कि फर्स्ट मेरिट आ चुकी है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, 19 तारीख को पहली मेरिट निकाल दी है UG PG और MBA कोर्सेज़ के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा ने। उसको देख लीजिएगा वेबसाइट पर जाकर, और जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है वहाँ से आप ले लीजिएगा। और साथ ही साथ कि किस कोर्स में क्या स्कोर कार्ड रहा है, क्या मेरिट आई है यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की, उसके लगभग मैंने 12 PDF डाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के कोर्स के हर कोर्स का नाम दिया है, उसकी क्या मेरिट है, किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसकी भी शेड्यूल आ चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की वेबसाइट पर। मैंने सारा का सारा PDF लिंक उस पर डाला हुआ। हो सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF ना आ पाए, तो जो पहला वीडियो था इस पार्ट का, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक आपको मिलेंगे, तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने उड़ीसा वाले एडमिशन के प्रोसेस में मैंने बीएड की मेरिट, पूरी मेरिट डाली है, BCA की डाली है, इंटीग्रेटेड MSc मैथमेटिक्स, MA इकोनॉमिक्स, MA इंग्लिश, MA हिंदी, MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, MA उड़िया, संस्कृत, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और स्टैटिक्स एंड नेचुरल साइंस रिसोर्सेज की। इनकी मैंने पूरी PDF डाली है यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की, उसको आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की। हाँ, पहले मैं आपको 2 विशेष ये बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, इसकी वेबसाइट पर अभी दिक्कत चल रही है। हो सकता है कोई नया अपडेट अभी मेरे पास भी नहीं आया है, आपको भी दिक्कत हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के हालात कैसे हैं आपको मालूम है। पिछले 1 साल से इससे ज़्यादा समय हो गया है 370 के बाद से, तो वह दिक्कत कर रही है वेबसाइट में। कोई नया अपडेट अगर किसी के पास आता है तो मुझे भी दीजिएगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दिक्कत भी चल रही है, तो वह भी ओपन नहीं हो रही है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, इसने अभी तक कोई लिस्ट या सूचना जाहिर नहीं की है अपनी वेबसाइट पर। एक नोटिफिकेशन ज़रूर आया है 19 तारीख की डेट में, जिसमें यही लिखा है कि बहुत जल्द वो अपना काउंसलिंग और मेरिट का प्रोसेस चालू कर देगा। तो इसके लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की वेबसाइट पर नज़र बनाए रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की। पंजाब और हरियाणा यूनिवर्सिटी के विषय में बता दूँ, कि पंजाब की वेबसाइट नहीं खुल रही है, और हरियाणा SUSAT में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, कुछ बच्चों को कुछ कोर्सेज में एग्जाम्प्टेड किया गया है। यानी कि एग्जाम्प्टेड वह है कि आपको एंट्रेंस से छूट दी गई है, तो उस एग्जाम्प्टेड की कैटेगरी में यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा आती है और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी आती है। तो अब बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की। इसका पूरा शेड्यूल आ चुका है, और शेड्यूल वाइज मैं आपको बता दूंगा और कुछ इंस्ट्रक्शन भी बता देता हूँ। इसमें वही, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 3 ऑप्शन आएंगे, रिजेक्ट का आएगा, अप्रूव का आएगा और पेंडिंग का आएगा। इसमें थोड़ा चेंज है, इसमें रिजेक्ट का ऑप्शन है, और जो रिजेक्ट है और एग्जिट है और पेमेंट के ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप पेमेंट करेंगे तो आप इंश्योर करिएगा अपने आप को, लेकिन इंश्योर करने से पहले काउंसलिंग के आवेदन करेंगे तो अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो आपने जब फॉर्म भरा रजिस्ट्रेशन का, जो दिया था वही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दीजिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 300 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी गई है, और 22 अक्टूबर तक काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 22 अक्टूबर 2020 लास्ट डेट है काउंसलिंग के लिए आवेदन करने की यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब बात करेंगे इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट की, यूजी और पीजी की। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी 26 अक्टूबर 2020 को यूजी और पीजी की, और पीएचडी और एमफिल के लिए अलग अलग डेट्स पे काउंसलिंग और इंटरव्यू होंगे, इस बात का आपको मालूम होगा। लेकिन काउंसलिंग के लिए आवेदन एमफिल और पीएचडी में यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, उसकी भी लास्ट डेट है 22 अक्टूबर। इसीलिए जो भी एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट हैं उनको भी 22 अक्टूबर तक काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ यूजी और पीजी की 3 मेरिट की घोषणा की गई है, लेकिन
वह ज़रूरी नहीं है कि 3 मेरिट आएँ। ये हो सकता है कि पहली में ही सीट फुल हो जाए तो 2 और 3 ना आए, या फिर अगर पहले में सीट फुल नहीं होती है तो दूसरी मेरिट निकालें। अब कौन सी मेरिट किस डेट को आएगी, यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की यूजी और पीजी की, इसको आप नोट कर लीजिए या ध्यान से सुन लीजिए। पहली मेरिट लिस्ट यूजी और पीजी की जो डिस्प्ले होगी वेबसाइट पर, जैसा कि वह डेट है 26 अक्टूबर 2020 की। 26 अक्टूबर 2020 को पहली मेरिट लिस्ट आएगी और ऑनलाइन ही एडमिशन लेना है, और पहली मेरिट के आधार पे जो एडमिशन लेना है और फीस जमा करनी है उसकी लास्ट डेट है 28 अक्टूबर 2020। 26 अक्टूबर को पहली मेरिट आएगी यूजी और पीजी की हरियाणा यूनिवर्सिटी की, और 28 अक्टूबर लास्ट डेट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो सीट डिस्प्ले होंगी कि आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है यूजी और पीजी में यूनिवर्सिटी हरियाणा में, उसमें कितनी सीटें हैं उसकी भी एक लिस्ट आएगी, वह 29 अक्टूबर को आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और 2 नवंबर से इसमें घोषणा है कि क्लासेस शायद स्टार्ट हो जाए, शायद, ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं यूजी पीजी की दूसरी मेरिट की। दूसरी मेरिट लिस्ट जो आएगी वह आ सकती है 30 अक्टूबर 2020 को, और इसका जो फीस पेमेंट और एडमिशन ले लेना है आपको, वह लेना है 2 नवंबर 2020 तक। और यदि और ज़रूरत पड़ती है किसी कारणवश और सीट खाली बच जाती हैं, जो तीसरी मेरिट की घोषणा है वह 4 नवंबर को की जाएगी। यह मैंने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का बताया, इसका भी मैं PDF का लिंक आपको दे दूंगा। तो मैंने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के विषय में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी। पंजाब और कश्मीर की वेबसाइट में दिक्कत चल रही है, केरला का नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। उड़ीसा का ने शेड्यूल दे दिया है, उड़ीसा के किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, कितने बच्चे एलिजिबल हुए हैं एडमिशन लेने के लिए BA में, MEd में, MBA में और अदर MSc कोर्सेज में, उसका पूरा PDF मैंने लिंक दिया हुआ है, वह भी देख लीजिएगा। पूरा शेड्यूल दे दिया है मैंने। और साथ ही साथ हाँ, और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में किस कैटेगरी में कितनी सीट है उसका PDF दिया, उसके बारे में बताया आपको। राजस्थान की फ़ीस बताई, राजस्थान के किस कोर्स में कितनी सीट है, प्लस आपकी क्या एलिजिबिलिटी है या नहीं है, उसको भी ध्यान से मैंने बताने का, समझाने का प्रयास किया। और साथ ही साथ मैंने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के विषय में काफ़ी कुछ बताने का प्रयास किया। और अंत में मैंने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ जो बहरामपुर थी उसके विषय में बताया। जैसा कि मैंने बताया, सभी यूनिवर्सिटी का अपडेट नहीं आया है, जिसका भी अपडेट आया है आपको सूचना दी है। सूचना कैसी लगी, क्योंकि बहुत आराम से बोला है, वीडियो लंबा भी हुआ, जैसा कि कहता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्पीड से नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए कुछ चीज़ें मैं अलग से बता देता हूं आपको, जो अभी तक अपडेट नहीं आया लेकिन संभावित हो सकती हैं अपने पूर्व के अनुभव के आधार पे। 2 मिनट और लूँगा कि जब आप काउंसलिंग के लिए आवेदन करेंगे तो सबसे पहले आप प्रोस्पेक्टर को ज़रूर पढ़िएगा। 15 से 20 मिनट लगेंगे, और उस प्रोस्पेक्टर को पढ़िएगा जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था तब का वह प्रोस्पेक्टर भी वेबसाइट पर मिल जाएगा, आपको खोजना पड़ेगा। उसमें आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें मांगी गई थी, क्या आपने फुलफिल की हैं फॉर्म में या नहीं की हैं, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं काउंसलिंग के दौरान और इंटरव्यू के दौरान, उसको भी ध्यान से कलेक्ट करके रख लीजिएगा। और जो भी मेजर सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, खासकर डोमिसाइल का हो गया या माइग्रेशन का हो गया या कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो गया, और जिस बेस पे आप एग्जामिनेटेड हुए हैं, वह सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास में रखिएगा। हो सकता है उन डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर भी मांगे काउंसलिंग के दौरान, तो उन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास तैयार रखिएगा। अगली चीज़ कि अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी काउंसलिंग के दौरान बिल्कुल एग्जैक्ट भरिएगा। अपने अगर फादर का, मदर का, कज़न का, हस्बैंड का, वाइफ का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी दे रहे हैं तो कंसल्ट करके दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपकी गैर मौजूदगी में उनके पास कोई कॉल या मैसेज या मेल आता है, उसका जवाब वह समय पर नहीं देते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है यूनिवर्सिटी से और आपने यदि फुलफ़िल नहीं की है, तो हो सकता है काउंसलिंग का फॉर्म भरने के बाद, काउंसलिंग की फ़ीस जमा करने के बाद भी आपके पास इंटरव्यू के लिए या एडमिशन के लिए कोई कॉल, मेल, मैसेज ना आए। इसलिए एलिजिबिलिटी जो भी है, जिस भी यूनिवर्सिटी की है, उसको फुलफ़िल रीड करने के बाद ही काउंसलिंग के लिए आवेदन करिएगा, क्योंकि एंट्रेंस पास करना ही ज़रूरी नहीं होता है CU-SET में। CU-SET के बाद काउंसलिंग का अलग प्रोसेस होता है, काउंसलिंग के भी नियम होते हैं, इसलिए काउंसलिंग को सीरियसली लीजिएगा आप लोग। ऐसा मत लीजिएगा काउंसलिंग का मतलब कुछ सवाल जवाब होंगे, वो नहीं है।
काउंसलिंग SUSAT में सवाल जवाब नहीं होते हैं। काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी में ऐसा देखा गया है कि एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं यूनिवर्सिटी में, और बेटर यूनिवर्सिटी का चयन करते हैं और पिछली यूनिवर्सिटी को छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके बताता हूँ, आपका चयन हुआ है, आप रहते हैं दिल्ली में और आपका चयन हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में, लेकिन SUSAT में आपका दूसरी जगह भी एडमिशन हो रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, जो दिल्ली से नज़दीक है, केरला बहुत दूर है, और आपने राजस्थान में ले लिया एडमिशन, लेकिन आपने केरला में जो क्वालिफाई किया है इंटरव्यू के लिए, वहाँ आपने इंटरव्यू भी नहीं दिया और सीट भी कैंसिल नहीं करवाई। तो उसी कंडीशन पे आपसे ये काउंसलिंग मांगी जाती है कि आप ये गारंटी दें कि आप इंटरव्यू देने के लिए इस यूनिवर्सिटी में कंफर्म जाएंगे। इसीलिए काउंसलिंग का फॉर्म भरवाया जाता है। और एक सवाल आया था कमेंट बॉक्स में पिछली वीडियो में ही, क्या हमें हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। और ये क्यों करना पड़ेगा मैं यह भी बता देता हूँ आपको। अलग इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सवाल था, इसीलिए उस वीडियो का सवाल था, लेकिन इसमें जवाब दे देता हूँ। हो सकता है वह जिन्होंने सवाल किया था या क्या करेंगे और भी लोग, उनको जवाब मिलेगा कि आपने अगर 3 यूनिवर्सिटी में या 2 यूनिवर्सिटी में या एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, या फिर आपने एक यूनिवर्सिटी में एक से अधिक कोर्स में अप्लाई किया है, उन दोनों के लिए जवाब है। यदि आपने एक यूनिवर्सिटी में एक से अधिक कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है, तो तीनों कोर्सेज के लिए आपको 3 अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे काउंसलिंग के, और तीनों की अलग अलग फीस होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़, यदि आपने एक ही कोर्स 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, तो भी आपको 3 काउंसलिंग के फॉर्म भरने पड़ेंगे, तीनों यूनिवर्सिटी की, तीनों की अलग अलग फीस होगी। लेकिन एक समस्या इसमें यह है कि जब आपके रिसर्च की फील्ड के इंटरव्यू होंगे या एडमिशन होंगे यूजी और पीजी की, यदि उनकी डेट क्लैश होती है, हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एडमिशन की डेट हो 30 अक्टूबर, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में डेट हो 29 या 30 अक्टूबर, तब ये यूनिवर्सिटी का नहीं, ये बच्चे का प्रॉब्लम होगा, स्टूडेंट का प्रॉब्लम होगा कि वो कैसे मैनेज करे और कहाँ एडमिशन लेना है, कैसे एडमिशन लेना है, ये उसको चूज़ करना है। लेकिन आपने यदि एक कोर्स में आवेदन किया है और एक ही यूनिवर्सिटी में आवेदन किया है, तो आपको एक ही फॉर्म भरना है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं एक से अधिक जगह अपनी योग्यता साबित करूं इंटरव्यू देने के बाद, तब आपको चयन करने का मौका होगा। इसको और समझाने का तरीका और आसान तरीका है कि अब मैंने मान लीजिए हिंदी में अप्लाई किया है पीएचडी के लिए, या मैंने हिस्ट्री में अप्लाई किया है पीएचडी के लिए, और मेरा स्कोर कार्ड 100 आउट ऑफ 60 आया है, ठीक है, तो मैं एलिजिबल हो गया इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन मैं यदि इंटरव्यू तीनों यूनिवर्सिटी में जाके देना चाहता हूँ या किसी एक यूनिवर्सिटी में देना चाहता हूँ, और 3 यूनिवर्सिटी में से हो सकता है कि एक यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन ना हो और 2 में मेरा एडमिशन के लिए मैं इंटरव्यू क्रॉस कर जाऊँ, मेरी योग्यता हो, तो आपको उन 2 में से किसी एक में एडमिशन लेना होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जब आप 2 में से किसी एक यूनिवर्सिटी का चयन करेंगे, तो जिस यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्वालिफाई हुआ था इंटरव्यू आपका 2 यूनिवर्सिटी का, तो एक को आपको कैंसिल के लिए भी आवेदन देना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 जगह इंटरव्यू दिया है, दोनों जगह आपका सिलेक्शन भी हो गया है इंटरव्यू के बाद पीएचडी या एमफिल के लिए, लेकिन आप एडमिशन एक जगह ले रहे हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, वहाँ लिख कर देना पड़ेगा आपको कि हम एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहते, क्योंकि जब तक आप लिख कर नहीं देंगे, वह सीट आपके नाम से रिजर्व रहेगी आने वाले 1 महीने या 3 महीने तक। और इस कंडीशन में उन स्टूडेंट्स का नुकसान होगा जो वेटिंग लिस्ट में थे। आपने तो एडमिशन राजस्थान में ले लिया, लेकिन केरला में आप इंटरव्यू देकर आए हैं, आप क्वालिफाई भी हो गए एडमिशन के लिए, तो जब तक आप उस एडमिशन को कैंसिल नहीं कराएंगे और यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में होंगे उनको सीट नहीं मिल पाएगी। इसीलिए अपना फ़ायदा सोचने से पहले दूसरों का नुकसान मत कर दीजिएगा। इसीलिए चाहे आप 3 यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जाएँ या 4 यूनिवर्सिटी में देने जाएँ, ये सोच के रखिएगा कि एडमिशन आपको एक ही यूनिवर्सिटी में लेना है, तो बाकी 3 सीट को ख़राब मत कीजिएगा, उनको कैंसिल करवाइएगा, या काउंसलिंग के लिए आवेदन केवल एक ही यूनिवर्सिटी में करें आप, तो आपको ना ही कैंसिल करवाना पड़ेगा, ना ही किसी की सीट का नुकसान होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको एक यूनिवर्सिटी में एक ही डिग्री करनी है, तो 3 में से एक यूनिवर्सिटी का चयन करिएगा जो आपके लिए बेस्ट हो, जहाँ आप पढ़ सकते हो, आपका माहौल अच्छा हो, आपके घर से दूरी अच्छी हो, उसका ध्यान रखिएगा। ये थी एडिशनल सूचनाएं। SUSAT का दोनों वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, उसके बावजूद कोई सवाल हो तो पूछिएगा। और एक और दरख्वास्त, यदि मैंने वीडियो SUSAT का बनाया है तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है,
कुछ बच्चों के पर्सनली कॉल भी आए थे और ईमेल भी आए थे कि सर हमको ये बताइए, पहली चीज़ तो मुझे सर मत बोला करिए, मेरा नाम लीजिए, मुझे भाई बोलिए या साथी बोलिए, मुझे सर मत बोलिएगा और कुछ मत समझिएगा, ठीक है। वह बच्चे मुझसे या स्टूडेंट मुझसे, कुछ पेरेंट्स के फ़ोन भी आए थे कि मुझसे यूनिवर्सिटी के विषय में पूछ रहे थे। साहेब, मैं एक विशेष यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और मैंने सूचनाएं आपको अलग यूनिवर्सिटी की दी है, तो उस यूनिवर्सिटी का कैसा माहौल है, कैसी फैकल्टी है, कैसा फीस स्ट्रक्चर है, इसके विषय में मुझे कैसे पता होगा। और यदि मैं आपको कुछ बता भी दूँ वह सही होगा या सही नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा। फिर आप ये कहेंगे एडमिशन लेने के बाद कि हमें तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी, आपने पूछा, मैंने अपने अंदाजे से बता दिया। पहली चीज़, ये सवाल करिएगा मत आप। ये सवाल आप करिएगा उस यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट से, किसी फैकल्टी मेंबर से जो वहाँ अध्ययनरत है, वह उससे ये सवाल करेंगे यूनिवर्सिटी कैसी है, फीस स्ट्रक्चर कैसा है, कोर्सेज कैसे हैं और वहाँ पढ़ाई कैसी होती, तो वह अच्छे से बता पाएगा। मुझसे मत पूछिएगा। और जिस यूनिवर्सिटीज़ का मुझे जानकारी है मैं बता भी देता हूँ, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन ये सवाल कोई वाजिब नहीं है। सवाल वह करिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वीडियो के अंतर्गत, उसको लेकर कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा और पैदा होती है, किसी सवाल का जवाब मैंने अधूरा छोड़ दिया है, आपको समझ में नहीं आया है, उसके लिए सवाल कीजिएगा। और एक और दरख्वास्त है, यदि मैंने कोई एडमिशन का वीडियो बनाया है इन्फॉर्मेशन को लेकर, तो उसके कमेंट बॉक्स में किसी फेलोशिप का सवाल मत पूछिएगा। और जब मैं कोई वेबिनार का वीडियो बनाता हूं तो उसके अंदर आप एडमिशन को लेकर सवाल मत पूछिएगा। कन्फ्यूज़ हो जाता है कि आपने किस वीडियो को देखा है और उस पर क्या सवाल है। या आप अगर मुझसे सवाल पूछते हैं तो मुझे उस वीडियो का लिंक दीजिएगा जो आपने देखी है, तब आप सवाल करेंगे तो मैं ज़्यादा बेटर आपका सवाल का जवाब दे पाऊँगा। तो CU सेट की इन्फॉर्मेशन के लिए दोनों वीडियो देखिएगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने एडिशनल दी आपको काउंसलिंग के विषय में, डॉक्यूमेंट्स के विषय में, फीस के विषय में और सीट बर्बाद ना करें उसके विषय में, और जो मैंने अलग से 2-3 मिनट आपके लिए, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो में अपनी राय दीजिएगा, सवाल पूछिएगा और कोई अन्य इन्फॉर्मेशन किसी यूनिवर्सिटी के विषय में चाहते हो। और जैसा कि कल है 21 अक्टूबर, एक और बोनस इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र की कल प्रवेश परीक्षा है PhD की, जो कि 10 अक्टूबर को होनी थी, कैंसिल हो गई। फिर अगली डेट आई 18 अक्टूबर, वह भी पोस्टपोन हो गई। अब नई डेट आई है 21 अक्टूबर यानी कि कल। उनकी होनी है प्रवेश परीक्षाएं। उसको लेकर भी कोई सवाल जवाब हो किसी स्टूडेंट का तो इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, और शायद सवाल ना पूछना पड़े। मैंने उसके लिए डिटेल में 2 से 3 वीडियो बनाया है, उन वीडियो को चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ें देना संभव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी CU सेट का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। बहुत लंबा भी वीडियो हो गया है, आपको मैंने बहुत पकाया, बहुत सताया, उसके लिए हूँ क्षमा प्रार्थी। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, मानसिक रूप से मजबूत रहिएगा और कोशिश करिए, या मेल करिए या कॉल करिए अपने विश्वविद्यालयों में, अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डीन, अपने टीचर्स, अपने गाइड को प्रेशर दीजिए, चाहे उनका मानसिक शोषण करिए या अपना मानसिक शोषण करवाइए। कोशिश करके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और पुस्तकालय को जल्दी से जल्दी खोलने के लिए उनसे कहिएगा। अगर मंदिर मस्जिद खोले जा सकते हैं, चुनाव प्रचार हो सकता है, शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं, जिम, मॉल, सिनेमा घर खोले जा सकते हैं, तो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और स्कूल क्यों नहीं खोले जा सकते हैं। ये आवेदन कीजिएगा। और ये मेरी प्रार्थना भी है आपसे, मेरे साथ साथ आपका भी नुकसान हो रहा है और बहुत से रिसर्चर का नुकसान हो रहा है। उनको रिसर्च जमा करना है, अपना शोध कार्य जमा करना है, उनकी मेजर प्रॉब्लम है। बहुत सी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट भी प्रारंभ हो गए हैं। तो आप भी यदि स्टूडेंट हैं और यदि जिंदा स्टूडेंट हैं तो अपनी आवाज़ पहुंचाइए और CU सेट में एडमिशन लीजिए, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, काउंसलिंग के लिए आवेदन कीजिए। कुछ सवाल जवाब हो तो मुझसे कीजिए, जितनी मेरी क्षमताएं हैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। अपना और अपनों का पुनः ख्याल रखिएगा। नमस्कार।